हेलो एवरीवन। देन आज का हमारा टॉपिक है स्टोमक। तो सबसे पहले हम ये डील करते हैं कि स्टोमक होता क्या है। तो स्टोमक एक हमारा जीआईटी का पार्ट होता है। जीआईटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है और हमारा जीआईटी कहाँ से कहाँ तक कंस्टिट्यूट करता है। तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम माउथ टू एनस और इसी बीच में एक ऑर्गन होता है स्टोमक, जो कि मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फॉर्म करता है मोस्ट वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ जीआईटी। फॉर्म करता है मोस्ट वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ जीआईटी। अब आते हैं हम स्टोमक का कनेक्शन देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम अपने जीआईटी में देखते हैं कि अगर हम कोई पहले फूड इनटेक करते हैं तो वो सबसे पहले माउथ में फूड रखते हैं, देन माउथ के बाद वो इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस के बाद वो स्टोमक में, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन फर्ट है उसका एक्शन। अब हम देखते हैं कि ना इसका कनेक्शन किस किस से होता है स्टोमक का। तो इसका सबसे पहले ऊपर में इसका एवम में कनेक्शन होता है लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस, और इसका बिलो यानी कि नीचे में कनेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इसका कनेक्शन होता है ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम में 4 पार्ट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें इसका कनेक्शन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से। अब आते हैं हम इसके स्टोमक को देखते हैं कि लोकेशन कहाँ रहता है एब्डोमेन। तो एब्डोमेन को स्टोमक जैसे कि पहले से जानते हैं कि स्टोमक जो होता है लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करता है। तो यह ऑक्यूपाई करता है एब्डोमेन का अपर और लेफ्ट पोर्शन। तो इसका लोकेशन होता है अपर और लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। लेकिन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एब्डोमेन को 9 रीजन्स में बांटा था। 9 रीजन्स में बांटा था, तो उसमें आप देखते हैं कि एब्डोमेन किन किन रीजन में एक्सटेंड करता है। तो मान लेते हैं कि ये वाला हो गया राइट लेटरल प्लेन, देन ये वाला हो गया लेफ्ट लेटरल प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, देन ये वाला हो गया ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। अब यहाँ पे हम स्टोमक ड्रॉ करते हैं। ये वाला हो गया हमारा स्टोमक। तो देखते हैं कि सबसे पहले अब इन सबका नेमिंग कर लेते। तो ये वाला मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास हो गया, ये इधर वाला साइड राइट साइड हो गया, ये वाला साइड लेफ्ट साइड। तो ये वाला रीजन हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये वाला रीजन है राइट लंबर, और ये वाला हमारा रीजन है राइट इलियक फोसा। और सेम इसी तरह सिमिलर, बस यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर एंड देन हो गया लेफ्ट इलियक फोसा। तो स्टोमक कहाँ से कहाँ तक, और ये वाला रीजन हो गया एपिगैस्ट्रियम, ये वाला हो गया अम्बिलिकल रीजन, और ये वाला हो गया हाइपोगैस्ट्रियम। तो स्टोमक किन किन रीजन में, तो एपिगैस्ट्रियम वाले रीजन में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम वाले रीजन में, अम्बिलिकल रीजन में और पार्टली लेफ्ट लंबर। तो इन 4 रीजन में स्टोमक एक्सटेंड करता है। अब आते देखते हैं कि स्टोमक का शेप कैसे होता है। तो स्टोमक का शेप देखिए ऑब्लिकली जे शेपेड। तो स्टोमक का शेपेड नॉर्मली तो ऑब्लिकली जे शेपेड होता है, लेकिन स्टोमक का शेप जो होता है फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल होता है। किस पे डिपेंड करता है, पे डिपेंड करता है स्टोमक के मसल्स के टोन पे डिपेंड करता है कि उनका टोन कैसा है। अब आते हैं इसके साइज देखते हैं। तो स्टोमक का साइज 25 सेंटीमीटर होता है, और स्टोमक के साथ साथ कुछ और ऑर्गन भी होते हैं जिनकी साइज 25 सेंटीमीटर होते हैं। तो उनको हम कैसे ध्यान में रखते हैं, तो देखिए ये वाला सबसे पहले हमारा होता है सूडो, निमोनिक होता है सूडो। जैसे इसका नाम हो गया एस फॉर स्टोमक, यू फॉर यूरेटर, डी फॉर ड्यूडेनम एंड ओ फॉर इसोफेगस। तो इन सब का साइज कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। और इसके बाद साइजों के, और इसके बाद अब हम देखते हैं स्टोमक की कैपेसिटी के बारे में। तो स्टोमक का कैपेसिटी जैसे कि देखिए कोई भी, अगर कोई बच्चा है और कोई भी एडल्ट है, तो उन दोनों के स्टोमक के साइज में कैपेसिटी में डिफ़र तो करना चाहिए ना, तभी ना बच्चे का पेट कम ही में भर जाता है, जबकि बड़े का पेट को भरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए उन दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है। तो देखते हैं कि बच्चे के स्टोमक का कैपेसिटी कितना होता था, ये देखते हैं। तो इसकी कैपेसिटी बर्थ के टाइम में, अगर कोई बच्चे को बर्थ के टाइम में उसकी कैपेसिटी होती है 30 ओनली 30 ml एट बर्थ, और जबकि प्यूबर्टी के टाइम तक वो पहुँचते उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करके पहुँच जाती है अप टू 1 लीटर तक।
और सेम इसी तरह जब वो एडल्ट एज में पहुंच जाता है तो मोर देन 1.5 लीटर to 2 लीटर से भी मोर देन हो जाता है एडल्ट एज के केस में। और ये रहा उसके इतना देर हमारे स्टोमक के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आते हैं हम स्टोमक के एक्सटर्नल फीचर्स पर देखते। तो स्टोमक के एक्सटर्नल फीचर्स में हम सबसे पहले डील करते हैं कि ऑरिफिस। तो स्टोमक में 2 ऑरिफिस होते हैं। एक हो गया कार्डियक ऑरिफिस जो कि पाया जाता है इसोफेगस के पास, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस के पास। दूसरा पाया जाता है पाइलोरिक ऑरिफिस जो कि ड्यूडेनम के पास पाया जाता है। तो इसके पास 2 ऑरिफिसेज होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया कार्डियक ऑरिफिस और एक हो गया पाइलोरिक ऑरिफिस। तो कार्डियक ऑरिफिस जो होता है ये किससे कनेक्टेड रहता है? कनेक्टेड टू द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। देखिए ऑरिफिस मतलब क्या हो गया? ऑरिफिस मतलब वो हो गया होल। मतलब कि कोई तो होल चाहिए ना जिससे कि फूड जो होता है इसोफेगस से, कोई तो रास्ता चाहिए ना जिससे कि फूड जो होता है वो इसोफेगस से स्टोमक में आए। तो वही वाला रास्ता है हमारा कार्डियक ऑरिफिस। और ये लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस से कनेक्टेड रहता है और इसके एंटेरियर रिलेशंस में रहता है। जैसे कि कार्डियक ऑरिफिस का अगर किसी ने पोजीशन हमसे पूछा तो उसका पोजीशन हम लोग देखते हैं एंटेरियरली से टिप ऑफ द 7th कॉस्टल कार्टिलेज, और इसके पोस्टेरियर में अगर इसका पोजीशन अगर हम लोकेट करना चाहें जो कि एट द लेवल ऑफ द T11 वर्टिब्रा लेवल तक इसका होता है। और कार्डियक ऑरिफिस को ओपन और क्लोज करने का काम कौन करता है? तो रेगुलेट कौन करता है? तो वो करने का काम करता है कार्डियक स्पिंक्चर। तो कार्डियक स्पिंक्चर जो रहता है, लेकिन कार्डियक स्पिंक्चर के बारे में एक खास बात की स्पेशलिटी है कि इसका बस फिजियोलॉजिकल एविडेंस ही मिलता है। हम इसको बॉडी पे डिमार्केट नहीं कर सकते। तो तो ये हमें क्या बताता है? इससे यही पता चलता है कि ना कि कार्डियक स्पिंक्चर जो है वो हमेशा क्लोज रहता है। तो ये ओपन कब होता है? तो ये ओपन बस उसी टाइम में होता है जब फूड जो होता है हमारे लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस तक पहुंच जाता है, तभी ये कार्डियक स्पिंक्चर ओपन होता है। देन बाकी सारे टाइम में ये कार्डियक स्पिंक्चर क्लोज रहता है। तो फिर अब आते हैं और फिर इसके बाद अब हम आते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस पे। तो पाइलोरिक ऑरिफिस ये रिलेटेड रहता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से और इसकी पोजीशन एंटेरियरली रहती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बताया था तो ये एंटेरियरली रिलेटेड रहता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से और पोस्टेरियरली यही वाला लेवल पहुंच जाता है L1 वर्टिब्रा लेवल तक। और पाइलोरिक ऑरिफिस को कौन कंट्रोल करता है? तो पाइलोरिक स्पिंक्चर कंट्रोल करता है। और पाइलोरिक स्पिंक्चर के बारे में स्पेशलिटी है कि इसमें बोथ एविडेंस रहते हैं, फिजियोलॉजिकल एविडेंस भी पाए जाते हैं और इसके एनाटॉमिकल एविडेंस भी पाए जाते हैं। मतलब इसको हम बॉडी पे डिमार्केट कर सकते हैं। तो पाइलोरिक स्पिंक्चर डिमार्केट कैसे कर सकते हैं कि वहीं पे बाय द प्रेजेंस ऑफ द प्री पाइलोरिक वेन ऑफ द माया। वहीं पे कौन सा वेन ऑफ द माया पाया जाता है? प्री पाइलोरिक वेन ऑफ द माया, प्री पाइलोरिक। और एक और तरीका है कि वहाँ पे पाइलोरिक कंस्ट्रिक्टर भी पाया जाता है इसको डिमार्केट में। तो ऑरिफिस के बारे में इतना ही। अब हम देखते हैं इसके कर्वेचर्स के बारे में, स्टोमक के कर्वेचर्स के बारे में आइए देखते हैं। तो इसके 2 कर्वेचर्स होते हैं। कर्वेचर्स बोल दीजिए या बॉर्डर भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन से कर्वेचर्स हो गया? एक हो गया लेसर कर्वेचर और एक हो गया ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर जो होता है ये ग्रेटर, हाँ, लेसर कर्वेचर जो होता है वो कनकेव शेपेड होता है। कनकेव शेप हो गया। और यह कौन सा फॉर्म करता है? तो यह फॉर्म करता है राइट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक। और सेम वही ग्रेटर कर्वेचर जो होता है ये कन्वेक्स शेपेड होता है, इसके ठीक अपोजिट, और यह फॉर्म करता है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक। लेसर हो गया ग्रेटर कर्वेचर, ये लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक को फॉर्म किया। और लेसर कर्वेचर जो है ये अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो किसको अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है? तो ये लेसर ओमेंटम को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और लेसर कर्वेचर के बारे में एक स्पेशलिटी ये है
ये लेसर कर्वेचर के नीचे में लोअर पार्ट में एक मोस्ट डिपेंडेबल पार्ट होता है, मोस्ट डिपेंडेबल पार्ट होता है पार्ट, या फिर इसको नॉच कहते हैं, मोस्ट डिपेंडेबल नॉच होता है जिसका नाम होता है एंगुलर नॉच, एंगुलर नॉच, या फिर हम इसको इंसुलजिरा एंगुलैरिस भी कह सकते हैं, जो कि स्टोमक को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करते हैं, जो कि हम आगे देखते हैं। तो ये रहा लेसर कर्वेचर में। और ग्रेटर कर्वेचर किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ग्रेटर मोमेंटम को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। और फिर ग्रेटर का नाम है ग्रेटर कर्वेचर, तो यह ऑब्वियस सी बात है कि लेसर कर्वेचर से बड़ा होता है, तो कितने टाइम्स बड़ा होता है, और अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स लेसर कर्वेचर से बड़ा होता है। और ग्रेटर कर्वेचर जो रहता है वो इसोफेगस के लेफ्ट बॉर्डर से सेपरेटेड रहता है बाय वाइड नोच, जिसका नाम हो गया कार्डियक नोच, जो कि कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करते हैं, फंडस एंड बॉडी। और इस कर्वेचर भी हो गया। और ग्रेटर कर्वेचर का एक और कंस, और यह अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट को। और इसके बाद हम आते हैं कर्वेचर के बारे में इतने, इसके बाद हम आते हैं दो सरफेस के बारे में। तो स्टोमक के पास दो सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस फेस करता है एंटेरो सुपेरियरली, फेस करता है एंटेरो सुपेरियरली, और पोस्टीरियर सरफेस फेस करता है पोस्टेरो इन्फीरियरली। तो सरफेस के बारे में बस इतना ही। अब हम आते हैं स्टोमक के पार्ट्स पे। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्टोमक, तो ये वाला स्टोमक जो रहता है सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड रहता है। किससे डिवाइड रहता है अभी हमने बताया था। तो एक लेसर कर्वेचर के पास एक लेसर के लोअर पार्ट में एक नॉच रहता है, एंगुलर नॉच। फिर वहीं से अगर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि स्टोमक के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं, अपर पार्ट को कार्डियक पार्ट, और लोअर वाले पार्ट को पाइलोरिक पार्ट। और फिर कार्डियक पार्ट भी दो पार्ट में डिवाइड रहता है बाय द प्रेजेंस ऑफ ए कार्डियक नॉच, जो कि सेपरेट करता है, जो कि पाया जाता है लोअर बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द इसोफेगस और ग्रेटर कर्वेचर। फिर वहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कार्डियक पार्ट को दो पार्ट में बांटता है, फंडस और बॉडी। फिर पाइलोरिक पार्ट ग्रेटर कर्वेचर के पास एक सल्कस इंटरमीडिएट पाया जाता है, जो कि पाइलोरिक पार्ट को दो पार्ट में बांटता है। इसका नाम होगा पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक केनल। पाइलोरिक एंट्रम की लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर और केनाल की 2.5 सेंटीमीटर। आइए अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। स्टोमक है तो ये डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंगुलर नॉच, और ये वाला हो गया कार्डियक पार्ट, कार्डियक नॉच, और पाइलोरिक पार्ट डिवाइड होता है सल्कस इंटरमीडिएट, विद द प्रेजेंस ऑफ सल्कस इंटरमीडिएट। आइए अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये वाला हमारा लेसर कर्वेचर हो गया, और यहाँ से अगर हम दिखाना चाहेंगे एक नॉच रहता है, देखिए इसके दो पार्ट में बांट दिया। ऊपर वाला पार्ट हो गया कार्डियक पार्ट, नीचे वाला पार्ट हो गया पाइलोरिक पार्ट, और ये वाला हमारा इसोफेगस का बॉर्डर हो गया। यहाँ से भी एक नॉच प्रेजेंट होता है, जो कि स्टोमक को दो पार्ट में बांट हो गया फंडस रीजन, ये वाला हो गया बॉडी रीजन। और यहाँ पे सल्कस इंटरमीडिएट ग्रेटर कर्वेचर के पास पाया जाता है, जो कि इसको कहता है पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक केनल। आइए इन सबकी नेमिंग कर लेते हैं। ये वाला हो गया बॉडी, ये वाला हो गया फंडस, सिमिलरली ये वाला हो गया एंट्रम, और ये वाला हो गया पाइलोरिक कैनाल। ये दोनों मिलकर कंस्टिट्यूट करता है पाइलोरिक पार्ट, और ये दोनों मिलकर कंस्टिट्यूट करता है कार्डियक पार्ट। ये सारा हो गया स्टमक। ये वाला कौन सा नोच हो गया, एंगुलर नोच या फिर इंसिजरा एंगुलरिस। और ये वाला हमारा हो गया सल्कस इंटरमीडिएट।
और ये वाला कार्डियक नोज से लाइन ड्रॉप किया। ये रहा हमारा स्टोमक के ऊपर। और इसी को वाले रीजन को इसको कैनाल नाम इसलिए दिए ना, क्योंकि देखिए यहाँ से फूड का एग्जिट होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, तो वहाँ से जाने के लिए कुछ तो रास्ते चाहिए, तो उसी वाले रास्ते को हम पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। और अब हम इसको देखते हैं, अब हम स्टोमक के रिलेशंस को देखते हैं। तो आते हैं रिलेशन ऑफ स्टोमक। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पेरिटोनियल रिलेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। तो पेरिटोनियल रिलेशन में हम देखते हैं कि लेसर कर्वेचर, ये जो लेसर कर्वेचर जो होता है, लेसर कर्वेचर वो अटैचमेंट देता है लेसर ओमेंटम को, ग्रेटर कर्वेचर ग्रेटर ओमेंटम को, और फिर फंडस के पास पास रहता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, और कार्डियक पार्ट के पास रहता है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, जो कि स्टोमक को डायफ्राम से जोड़ने का काम करता है। फंडस स्टोमक को स्प्लीन से जोड़ने का काम, और एक रहता है बेयर एरिया ऑफ द स्टोमक। कुछ पार्ट ऑफ द स्टोमक जो होता है वो डायरेक्टली लाई कर जाता है डायफ्राम को ऊपर से, जो कंस्टिट्यूट करता है बेयर एरिया ऑफ द रिलेशन। अब हम ये तो था पेरिटोनियल रिलेशंस के बारे में। अब हम आते हैं इसके विसरल रिलेशन को देखते हैं। तो विसरल रिलेशंस में सबसे पहले देखते हैं एंटेरली। तो एंटेरली स्टोमक कनेक्टेड रहता है थोड़ा लिवर से, डायफ्राम से हो गया, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत ट्रांसवर्स कोलन से भी, और क्योंकि एब्डोमेन में लाई करता और एंटेर, तो ये एब्डोमेन में करता है इसलिए रिलेटेड रहता है आगे से एंटेरियरली रिलेटेड रहता है एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल से। हाँ, तो ये रहा। और एक और, अब हम आते हैं स्टोमक के पोस्टीरियर रिलेशनशिप की। पोस्टीरियरली स्टोमक किस से रिलेटेड रहता है। आइए इसको भी पहले हम डायग्राम से देखते हैं। ये वाला हमारा स्टोमक हो गया, या पोस्टीरियरली सबसे पहले रिलेटेड रहता है लेफ्ट क्रस्ट। स्टोमक क्योंकि लेफ्ट से रिलेटेड है, सब कुछ लेफ्ट है। पहले ये रहता है लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम से, देन इसके बाद ये रहता है लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड से, देन लेफ्ट किडनी से, देन इसके बाद ये रहता है स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि सीलिक तरंग से निकलता है। और स्प्लीनिक आर्ट कभी कभी ये स्प्लीन से भी रिलेटेड रहता है। और फिर इसके बाद ये रिलेटेड रहता है पैंक्रियाज से। ये वाला रिलेटेड हो गया पैंक्रियाज से। देन इसके बाद रिलेटेड रहता है ट्रांसवर्स मेसोकोलन। देन इसके बाद रहता है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। आइए अब हम इन सब की नेमिंग कर लेते हैं। ये वाला सबसे पहले हो गया लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम, देन इसके बाद ये वाला हो गया लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, देन हमारा हो गया लेफ्ट किडनी, देन स्प्लीनिक आर्टरी, देन हमारा विस्ट्रल स्प्लीन हो गया, देन हमारा पैंक्रियाज हो गया, देन ये वाला हमारा हो गया ट्रांसवर्स मेसोकोलन, देन इसके बाद ये वाला हो गया लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर और स्प्लीनिक फ्लेक्चर, इसको भी हम देखिए इनको सीक्वेंस में याद रखिए। सबसे ऊपर डायफ्राम, फिर लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, देन लेफ्ट किडनी, देन स्प्लीनिक आर्टरी, देन स्प्लीन, देन पैंक्रियाज, देन ट्रांसवर्स मेसोकोलन, देन लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। ये सारा पोस्टीरियर रिलेशनशिप जो होता है स्टोमक के बेड के भी नाम से जाना जाता है, इसको हम बेड ऑफ स्टोमक भी कहते हैं। तो ये रहा हमारा
पोस्टीरियर रिलेशंस के बारे में। और ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में स्टमक के बताएंगे। फिर थैंक यू।